गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में और राष्ट्र का जो अर्थ है उसके निर्माण कैसे हुआ और उनकी परिभाषाएं हमने देखी और भारत विभाजन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं और जो नेहरू जी की जो दृष्टिकोण है, उनके जो विचार हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश संसद में पारित स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि भारत को लगभग 200 वर्षों की दास्ता के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। मतलब देश जो है वो 200 वर्षों की गुलामी को तोड़कर 14-15 अगस्त को उनको आज़ादी प्राप्त हुई। इस अवसर पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। मतलब भारतीय संविधान सभा की जो सत्र थी उनको संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा, जब पूरा संसार इस मध्य रात्रि को सो रहा है तब भारत अपने भाग्य निर्माण के लिए जाग चुका है। जब भारत की जो जनता है वो सो रहे थे तो मध्य रात्रि मतलब आधी रात को जैसे, तब भारत के जो अपने भाग्य निर्माण के लिए जाग चुका था। नेहरू का यह भाषण आज भी उतना ही जीवंत और प्रेरणादायक है। यह भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से प्रसिद्ध है। नेहरू जी का जो उपयुक्त भाषण है, जो राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी जो सोच और जो अभिव्यक्त करता है, राष्ट्र आंदोलन में शामिल नेताओं का मुख्य लक्ष्य जनता की सत्ता कायम करना था। जनता की सत्ता कायम करना था मतलब लोकतंत्र को स्थापित करना था। भारत अब किसी राजतंत्र के अधीन नहीं था। राजतंत्र मतलब किसी राजा या किसी एक शक्ति के अधीन नहीं था, बल्कि भारत जो है वो स्वतंत्र हो चुका था और वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था है वो किया जा रहा था। मतलब भारत जो है अब किसी राजतंत्र के अधीन नहीं था और न ही मुक्ति संग्राम का उद्देश्य राज्य की सत्ता की पुनर्स्थापना करना था। राष्ट्रीय आंदोलन में जनता के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था, जो किसी भी प्रकार के अधिनायकवाद के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। अधिनायकवाद मतलब किसी एक व्यक्ति के अधीन या किसी एक जो शक्ति के अधीन रहने पर ये विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि भारत जो है वो आज़ाद हो चुका था। तो भारत के सामने मुख्य तौर पर 3 चुनौतियां सामने आई। उनके सामने जो पहली जो समस्या थी, जो पहली जो चुनौती थी वो ये था कि तत्कालीन जो एकता के सूत्र में बांधना, कि भारत को कैसे एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है या रखा जा सकता है। भारत को गढ़ने की जो एकता की जो सूत्र है उसको भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो, ये इनके सामने एक चुनौती थी। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। महादेश के बराबर मतलब किसी बड़े देश या किसी राष्ट्र के बराबर था, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न जाति धर्म के जो व्यक्ति हैं वो जो संस्कृति को अपनाने वाले हैं वो यहाँ पे रहते थे, सभी अभी भी रहते हैं। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग अलग थी और उनके जो अनुयायी थे, जो धर्म के अनुयायी थे, मतलब जो उनके अनुयायी मतलब जो उनके धर्म गुरु थे, जो उनके धर्म को मतलब कि उपासना करते थे और जो उसकी रक्षा करते थे, जो उनकी रखवाली करते थे, उनकी जो वो भी क्या थे, सभी अलग अलग थे। विभाजन के बाद विस्थापन और पुनर्वास, रजवाड़ों का विलय। विस्थापन मतलब जो कुछ जनता थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, जो पाकिस्तान में थे वो भारत आ गए और जो भारत के थे वो पाकिस्तान चले गए। तो इनके सामने ये भी एक बड़ी चुनौती थी। पुनर्वास मतलब फिर से उनको बसाने की, कि जो व्यक्ति जो वहाँ पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको किस तरह से बसाया जाए, और भारत के जो व्यक्ति हैं वो पाकिस्तान गए हैं उनकी भी भारत के द्वारा उनका समर्थन किया गया कि उनको भी वहाँ पे बसाया जाए। रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ा के मतलब यहाँ पे जो कुछ देसी रियासत थी, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के समय अंग्रेजों द्वारा उनको ये एक अधिकार दिया गया कि जो देसी रजवाड़े हैं कुछ, वो चाहे तो किसी राष्ट्र में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। तो उनको भी विलय मतलब मिलाना, इसका भी एक चुनौती था। राज्यों का पुनर्गठन
कि फिर से एक राज्य का गठन करना आदि इनके सामने एक ऐसी चुनौतियाँ थी। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट होकर नहीं रह सकता है, लेकिन हमारा जो देश है, हमारा भारत है, वो इसे कर दिखाया। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि देगा, मतलब उनको उतना महत्व नहीं देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक ये सवाल था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। अब भारत के सामने जो दूसरी समस्या थी वो लोकतंत्र थी, कि भारत में किस तरह से लोकतंत्र को कायम किया जाएगा, कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। मौलिक अधिकार हमारे प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन उसे बाद में 6 मौलिक अधिकार किया गया। जो 7वां जो संपत्ति का अधिकार था, हमारा मौलिक अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों की हमको गारंटी दी गई और यह हर नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया कि सभी व्यक्तियों को अपना वोट जो है वो देने का अधिकार होगा। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतंत्र ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र ढांचे के भीतर क्या होगा? राजनीतिक मुकाबले। मुकाबला कब होगा? जब एक से अधिक राजनीतिक दल होंगे या क्षेत्रीय दल होंगे या जो निर्दलीय दल होंगे, उनके मध्य क्या होगा? मुकाबला होगा। तभी तो एक लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा, जब जनता उसे अपने इच्छा के अनुसार उसे चुन सकेगी। लेकिन अगर कोई एक ही व्यक्ति होगा तो उसके बीच मुकाबला होगा क्या? नहीं होगा। मुकाबला नहीं होगा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, और एक ही व्यक्ति होगा तो वही सत्ता पे आएगा और सदा ही उसी का राज होगा। तो इस तरह से सभी जो मतलब कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार जो है वो दिया गया और राजनीति में मुकाबले होंगे। मतलब राजनीति में इस तरह से मुकाबला होगा और सभी को चुनाव में भाग लेने का जो अधिकार है वो मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था कि लोकतंत्र स्थापित करना, और इससे भी बड़ी और चुनौतियां थी। वो ये थी कि संविधान से मेल खाते हुए लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव में चलन में आए। तीसरा जो इसका कारण था, जो राष्ट्र निर्माण के सामने जो चुनौतियां थी वो थी समूचे समाज का भला। समूचे समाज का भला मतलब सभी समाज का भला, किसी एक विशेष धर्म, जाति या समाज के लिए नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले सभी समाज, सभी संस्कृति को मानने वाले हम सभी जो अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं, सभी लोगों के लिए एक जो चिंता थी सभी समाज की भला था, इसके बारे में था कि इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का व्यवहार जो है वो किया जाएगा। सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से सुरक्षा दी जाएगी। जो पिछड़े वर्ग के होते हैं, जो जिन जैसे आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, तो इन लोगों को इनकी रक्षा के लिए इनको सुरक्षा दिया जाएगा, इनके लिए विशेष कार्य जो किया जाएगा। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब इनके सामने एक जो असली चुनौती थी वो था आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना। मतलब किस तरह से देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा जाए और हमारे देश की जो जनता है उसी गरीबी को खत्म किया जाए, इसके लिए उनको विशेष एक नीति का जो तैयार करना था। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्र निर्माण के सामने जो चुनौतियां हैं कि किस तरह से राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियां थी और भारत के जो हमारे राजनीतिज्ञ थे, जो हमारे राष्ट्र निर्माण में जो भाग लिए थे, उन लोगों ने किस तरह से इसे बखूबी से इसको सुधारा और राष्ट्र के निर्माण के लिए एक इतिहास कायम किया कि हमने अपने देश को कैसे संभाला। ठीक है।